Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम खलील, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ पढ़ते हैं हम कल? कौन सी एक्सरसाइज? 6.7 ही थी हमारी। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 6.7 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा था, यहाँ पे पार्ट 6 लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 सही है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, तो वो आज मैं यहां पर बता रहा हूं। उसको जरा अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। बेटा इस सवाल में स्पेशल बात क्या थी? हाँ, टोटका बताऊंगा बिल्कुल। इसमें स्पेशल बात ये थी बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो लिखा हुआ है उसमें खुद एक और फंक्शन आ गया है। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आपके पास ln आ जाए, ln फंक्शन आ जाए। तो अब मेरी जानिब से एक वो लिख लीजिए, अपने पास एक नोट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए जो आपको याद रहना चाहिए। मैं लिखवा रहा हूं। बताओ कौन सा सवाल है अब्दुल्ला? यस अब्दुल्ला बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड, आपने सही पहचाना। लेकिन बेटा एक बात याद रखो बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा। 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 16 में है कि साइन ln x लिखा हुआ है। तो साइन के एंगल में फंक्शन है, बट ये जो सवाल है उसकी नौयत अलग है। उसमें क्या होता था कि हम अंडर पावर का डेरिवेटिव लेते थे और अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद होता था। तो वहां पर हमें पार्ट 16 में अंडर पावर का डेरिवेटिव मिल रहा है। तो अंडर पावर का डेरिवेटिव मिल रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें मसले की बात नहीं थी। अंडर पावर का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल में, तो यहां कोई अंडर पावर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो ये आगे आगे जाके मसला क्रिएट करेगा, सवाल आपका चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को अब्दुल्ला? वहां पर तो अंडर पावर का डेरिवेटिव मौजूद था, तो उससे कैंसिल हो जाएगा 2-3 स्टेप के बाद, लेकिन यहां पे कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है। तो अब जरा पॉइंट लिखो, जरा मैं लिखवा रहा हूं। पॉइंट ये है बेटा, सब लिखेंगे कि जब कभी साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई और फंक्शन आ जाए, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई और फंक्शन आ जाए, कोई और फंक्शन आ जाए, तो उस फंक्शन को लेट कर लेंगे। तो उस फंक्शन को लेट कर लेंगे। समझ आई बात? जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई और फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को लेट कर लेंगे। जैसे यहां ln x अपॉन a आ रहा है, b तो कांस्टेंट है, b को लेट नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन को लेट करेंगे। इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करना है, u इंटू वी के फॉर्मूले से। लेकिन उससे पहले सवाल को ठीक करना है। हमने देखा कि भाई कॉस के एंगल में एक और फंक्शन आ रहा है, तो हम उस फंक्शन को लेट कर लेंगे पहले। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे कॉस, बात समझ में आ गई मेरी? ट्रिक याद रहेगी, बी ln x अपॉन ए डी एक्स, ये इंटीग्रल ए है हमारा। मैं लिख रहा हूं लेट ln x अपॉन ए को हमने लेट करना है, ये जो फंक्शन है। b को हम लेट नहीं कर रहे हैं, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लेट नहीं करते, लेट कर भी लें तो कोई फायदा नहीं है।
सही है, तो इसलिए खाली फंक्शन को लेट करेंगे। अब लेट आप वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं। मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पे थीटा लेट करने का, क्योंकि ये थीटा की जगह लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया लेट थीटा। किसी के भी बराबर लेट कर सकते हैं। लेट थीटा इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ए। ठीक है, थीटा इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ए लिखा हुआ है। अब मैं इसको जरा पलट कर लिख रहा हूं, एल एन एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा। एल एन एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात है यहां पर, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, पता है ना। तो डेरिवेटिव तो लेंगे, मगर उससे पहले एक काम और करेंगे, जरा देखें। आपको मालूम है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम स्क्वायर हटाएं तो राइट हैंड साइड पे क्या लगता है? लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएं तो राइट हैंड साइड पे क्या लगता है? रूट। ठीक है, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड से पावर 3 हटाएं तो राइट हैंड साइड पे क्या लगता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है, ऐसा ही है। इसी तरह बेटा याद रखिएगा, जब एक साइड से एल हटता है तो दूसरी साइड पर ई लगता है, ई। तो मैं ये कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से एल हटा रहा हूं, एल हटेगा तो दूसरी साइड पर जाकर वो हो जाएगा ई। एक साइड से एल हटाते हैं तो दूसरी साइड पर ई लगाते हैं, और ई क्या करता है कि जो कुछ भी होता है उसे अपने सर पे बैठा लेता है, इतने नखरे उठाता है। एक साइड से एल हटाएंगे तो दूसरी साइड पर ई लगेगा, और जो कुछ भी लिखा होगा वो पावर में आ जाएगा ई की। ये तरीकेकार है, बताएं समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब सुने, x इक्वल टू ए डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ए ई थीटा। ए ई थीटा, बिल्कुल बिल्कुल, ई एंटी लॉग ही होता है, ठीक है, समझ लीजिए। अब देखें, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके लिए? आज से राइट पर थीटा लिखा हुआ है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ये ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा। अच्छा, आप क्या करेंगे, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी थीटा को उधर ले जाएंगे। डी एक्स इक्वल टू ए ई थीटा डी थीटा। जब डी एक्स आ जाता है तो क्या करते हैं फिर हम? एंड में दिखाऊंगा तमाम स्लाइड्स, क्या करते हैं उसके बाद। जी बेटा, देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स, देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स। अब इंटीग्रल ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रल में हमारे पास कॉस है, तो हमने लिखा कॉस, उसके बाद बी है, ब्रैकेट में बी लिखा, एल एन एक्स अपॉन ए को हमने थीटा माना हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे थीटा। और आगे जो dx लिखा हुआ है, dx की जगह हम ये लिख देंगे a e थीटा डी थीटा। ए ई थीटा डी थीटा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब देखें, ये a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, बचेगा कॉस बी थीटा और e की पावर थीटा डी थीटा। अब आपके पास सवाल इस फॉर्म में आ चुका है कि इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस पर u इंटू वी लग सकता है। तो बताएं किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे? जी बेटा, बिल्कुल, हम यहां लिख लेंगे लेट v जो है वो e की पावर थीटा होगा, और u जो है, जी b थीटा कॉस का एंगल है, u जो है वो कॉस b थीटा हो जाएगा। सही है, अब हम इस पर लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग
बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अच्छा, एक चीज और मैं कर रहा हूं यहां पर, एक चीज और कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। यहां तक बात क्लियर है? जो मैंने अब तक बताया उसमें तो कोई इश्यू नहीं है? पहले यस कर दें, फिर मैं अगली बात बताता हूं। एक्चुअली मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के पार्ट्स नहीं करवाए ना आपको, तो वाली ट्रिक आपको नहीं पता, तो एक चीज और याद रखिएगा। यहां पर आपके पास ई और कॉस एक साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं ई और कॉस एक साथ। तो जब ई और कॉस एक साथ आ रहे होते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या ई की पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है। तो मुझे बताएं, ई की पावर है थीटा, क्या ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है वन के अलावा? कोई और चीज आ रही है? जब भी ई की पावर डब्बा और कोई और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इंटीग्रल में एक साथ, तो हम ई की पावर का डेरिवेटिव लेकर चेक करते हैं कि क्या ई की पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है। ई की पावर क्या है? ई की पावर थीटा है। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से वन होता है। मैंने कहा वन को कंसीडर नहीं करना है, वन के अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो कंसीडर करेंगे। वन आ रहा है, दैट मीन्स इसका कोई डेरिवेटिव सवाल में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जब ई की पावर डब्बा किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो आप ई की पावर का डेरिवेटिव लेकर चेक करेंगे। इस वक्त ई की पावर में हमारे पास थीटा मौजूद है, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से वन होता है। तो वन तो हर जगह मौजूद होता है ना, वन तो कॉमन सी बात है? तो इसका मतलब है इसका कोई खास डेरिवेटिव यहां पे सवाल में मौजूद नहीं है। अगर कॉस बी थीटा आता, कॉस आता बी थीटा आता, तो हम कहते हैं हाँ मौजूद है इसमें, ठीक है। इसके अंदर पावर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अगर पावर का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम पावर को लेट कर लेते हैं। सुनिएगा और से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं 6.3 में, कि ई की पावर डब्बा जब अकेला ना हो, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, तो ई की पावर को लेट कर लेते हैं अगर उसका डेरिवेटिव सवाल में मिल रहा हो। लेकिन यहां पे इसका डेरिवेटिव सवाल में नहीं मिल रहा, तो अगर डेरिवेटिव सवाल में ना मिल रहा हो पावर का, तो हम क्या करते हैं फिर, हम पूरे सवाल को लेट कर लेते हैं। किसको लेट कर लेते हैं? पूरे सवाल को लेट कर लेते हैं। इस बात को गौर से समझिएगा मेरी। 6.3 में मैंने ये बात बताई थी, किस किस को याद है? 6.3 में ये बताया था कि ई की पावर डब्बा अगर अकेला होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर ई की पावर डब्बा अकेला ना हो, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, तो फिर क्या करते हैं? उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो ई की पावर को लेट कर लेते हैं अगर उसका डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो। लेकिन ई की पावर का डेरिवेटिव जब सवाल में मौजूद ना हो तो पूरे सवाल को ही लेट कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? जी बेटा, यस और नो? समझ में आई बात या नहीं? ये पॉइंट्स में लिखते रहा करें अपने पास, ठीक है। तो अब क्योंकि ई की पावर का डेरिवेटिव सवाल में नहीं मिल रहा, तो हम यहां पर लिख देंगे लेट, ये जो पूरा सवाल है हमारे पास इसको आई के बराबर लेट कर लेंगे। आई फॉर इंटीग्रल, आई के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। पूरे सवाल को लेट कर लेंगे। कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा। मुझे अनॉलेजमेंट नहीं मिल रही है यहां पर लोगों की। 23 स्टूडेंट्स आर देयर, बट नहीं, नो वन रिस्पॉन्ड्स। वेरी बैड।
इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पार्ट्स, u मान लिया है cos b थीटा को और v मान लिया है e की पावर थीटा को, तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेफ्ट पे चल रहा है i हमारे पास, हमने इसको i मान लिया है, ठीक है, और a ऐसे ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं हम इसके ऊपर। जी आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं मोहतरम, ठीक है। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो। u क्या है हमारे पास, cos b थीटा। मैंने बताया 6.3 में भी बता चुका हूं कि अगर डेरिवेटिव सवाल में मौजूद होता है तो पावर को लेट कर लेते हैं। अगर e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो तो e की पावर को लेट कर लेंगे, और अगर डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो क्या करते हैं, तो हम पूरे सवाल को ही लेट कर लेते हैं। चले अब मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर e की पावर सॉरी u इंटू वी का फॉर्मूला। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो, यानी e की पावर थीटा का, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी थीटा, ठीक है। i इक्वल टू a cos b थीटा, e की पावर थीटा का इंटीग्रल e की पावर थीटा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ले रहे हैं cos डब्बे का डेरिवेटिव, माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, b थीटा का डेरिवेटिव b होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखते हैं, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1, ई थीटा का इंटीग्रल ई थीटा, और बाहर लिखा हुआ है बड़ा वाला डी थीटा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा? लिखा हुआ है बेटा, रोहेल लिखा हुआ है, आई इक्वल टू ए, यहां पर है आपके पास कॉस बी थीटा ई थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा साइन बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा। बेटे कहां पर नहीं लिखा मैंने ई थीटा, कहां पर नहीं लिखा मैंने? लिखा हुआ तो है। चलें अब आगे क्या होगा, इसका इंटीग्रल निकालना है हमने बेटा, इसका इंटीग्रल ये जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, साइन बी थीटा और ई थीटा। तो बताएं इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आई इक्वल टू ए से होगा तो ये हो जाएगा ए कॉस बी थीटा और ई की पावर थीटा, फिर प्लस ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी, और इंटीग्रल में है साइन बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा, ठीक है। चलें बताएं ये इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, सबका जवाब चाहिए मुझे। साइन बी थीटा और ई की पावर थीटा जो लिखा हुआ है, हाउ, इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? अच्छा, और कोई? जी बेटा, एनीवन एल्स? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, u इंटू वी लगेगा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट u इक्वल टू साइन बी थीटा और v इक्वल टू ई की पावर थीटा,
अगेन कर रहे हैं इसको, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है जी। कहां पे आई लेट किया था हमने? जहां आई लेट किया था। हाँ तो हमने फंक्शन को लेट थोड़ी किया है, हमने तो पूरे सवाल को लेट किया है, पूरे सवाल को लेट किया है हमने। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अगेन बाय पार्ट्स, ऐसे ही करते हैं आपकी बगैर कंसीडर किए। आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी। अब बेटा इस इंटीग्रल के ऊपर यू इंटू वी लगेगा, यू को ऐसे ही लिखो यानी साइन बी थीटा, वी का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो यू का यानी साइन बी थीटा का, इंटीग्रल लो वी का और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे जरा। आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई थीटा ऐसे ही रहेगा, आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा और ई की पावर थीटा ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस ए बी ऐसे ही रहा, साइन बी थीटा, साइन बी थीटा और ई की पावर थीटा का इंटीग्रल, ई की पावर डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है? ई की पावर डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ई की पावर थीटा हो गया। फिर उसके बाद है माइनस, तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रल है और उस बड़े इंटीग्रल में देखें क्या है, डेरिवेटिव है साइन बी थीटा का यानी साइन डब्बे का डेरिवेटिव। साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, बी थीटा का डेरिवेटिव बी आएगा, फिर ई की पावर थीटा का इंटीग्रल ई की पावर थीटा और ये बड़ा वाला डी थीटा लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, अच्छा आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस, अब देखें ये ए बी मल्टीप्लाई होगा, ए बी जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास ए बी और इंटीग्रल में क्या है, इस बी को शुरू में लिख देते हैं बी कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एनी क्वेश्चन? यस। ठीक है, अब मुझे बताएं ये वाला जो इंटीग्रल है किसके बराबर है? इसको आपने देखा है कहीं? इंटीग्रल बी कॉस बी थीटा ए की पावर थीटा। यस, ये देखें ए इंटीग्रल कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा, ये किसके बराबर है? आई के बराबर है क्या नहीं है? यही चीज आ रही है यहां पर, आ रही है क्या नहीं? ये ए बाहर लिखा हुआ है, इंटीग्रल कॉस बी थीटा ई थीटा डी थीटा, ये बराबर हो जाएगा आई के? होगा क्या नहीं होगा? आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा। अब आप देखें ये वाला जो बी है बेटा, ये जो बी है इसको मैं बाहर ला रहा हूं, तो ये बी बीजा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर आके बी स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है? ए
ए इंटीग्रल कॉस बी थीटा ई थीटा डी थीटा, और अभी हमने देखा पीछे वो किसके बराबर है, आई के बराबर है पूरा, तो हमने उस पूरे की जगह आई लिख दिया है। बेटा ये बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ अब्दुल्ला क्या कह रहे हो? नो नहीं हो रहा बराबर इसके? ठीक है। अच्छा आप देखें, हमने बेटा इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है सवाल में। ये जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमने। और ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है इसको हमने आई के बराबर लिया है। ये जो है ना, ये भी इसी की फॉर्म है, इसकी थीटा वाली फॉर्म है ये, जिसको हमने आई के बराबर लिया है। तो एक्चुअली हमें आई की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर आई को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, ये इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आई, और क्या बचेगा, ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा। ठीक है जी, जी पहुंच रहे हैं आपके मैसेजेस, आपकी बात पहुंच रही है हम तक। अब हमें आई निकालना है, तो इन दोनों में आई कॉमन है बेटा, आई कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी थीटा ई थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई थीटा। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आई इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है ए कॉस बी थीटा ए की पावर थीटा, ए कॉस बी थीटा ए की पावर थीटा, और प्लस ए बी साइन, प्लस ए बी साइन बी थीटा ए की पावर थीटा। 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने यहां लिख दिया 1/1 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आपके पास आ गया इंटीग्रल का आंसर। ठीक है, डन है? कोई सवाल है तो करें अब। जी बोले रयान आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? जी सर जहाँ पे आई लेट किया था वहाँ पे डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? जहां आई लेट किया है हमने, आई किसी फंक्शन को लेट किया है क्या? पूरे सवाल को लेट किया था। पूरे सवाल को लेट किया है ना, तो यहाँ फंक्शन को थोड़ी लेट किया। अगर हम फंक्शन को लेट करते हैं, इंटीग्रल के अंदर किसी फंक्शन को लेट करते हैं, तो वो लेट करने के पीछे मकसद ये होता है एक्चुअली कि उस लेट करने वाली चीज का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है, और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो इसका जवाब नहीं बनता, क्योंकि हमने पूरे सवाल को लेट किया है। पूरे सवाल को लेट करते हैं तो डेरिवेटिव थोड़ी लेंगे। फंक्शन को लेट करते हैं ना, जब सवाल के अंदर किसी चीज को लेट करते हैं इंटीग्रल में, तो उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, क्योंकि वो कैंसिल होती है फिर। बस ये वजह है। यही अगली स्लाइड ऑन करिएगा। जी अगली, नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड ऑन करें। अच्छा, और नेक्स्ट ले लें, ये लीजिए। हाँ यहाँ पर अब ये देखें, इधर भी तो ई की पावर जो डब्बा है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव सवाल में नहीं मिल रहा था, 1 नहीं कंसिडर करते, तो यहाँ पे भी आई फिर से लेट क्यों नहीं किया पूरे सवाल को? आई तो हम पहले ही लेट कर चुके हैं, एक बार लेट कर लिया ना तो सवाल को। अब अगर हम इस तरह से इसको दोबारा आई लेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं, फिर आपके पास ऐसी चीज आएगी जिसको आपको आई लेट करना पड़ेगा, तो फिर तो हम आई ही लेट करते रहेंगे ना। हर चीज एक मर्तबा होती है, मैंने कहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा अगर पूरे सवाल में
तो एक लाइन में अगर 2 मर्तबा लग रहा होगा तो एक ही मर्तबा लगाएंगे, दूसरा खुद ही कैंसिल हो जाता है। तो अगर सवाल लेट करने का मौका मिले कभी, तो एक मर्तबा लेट करेंगे, दूसरी बार वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आगे जाके आप देखें खुद ही खत्म हो गया, वो आई के बराबर आ गया। तो सवाल जब भी लेट किया जाता है ना, गौर से सुनना मेरी बात, सवाल जब भी लेट किया जाएगा आई के बराबर, तो वो उन सवालों में किया जाता है, आप देखिएगा कि जिसमें आपके पास सवाल रिपीट हो रहा हो। तो सवाल को लेट करने के पीछे मकसद ही ये होता है कि वो सवाल जब रिपीट होगा ना बेटा, तो उसकी जगह आई पुट कर देंगे और हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये रीजन है इसके पीछे। ठीक है, तो एक बार लेट करोगे ठीक है, सवाल को, बार बार नहीं करोगे। थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज रह गई, अब्दुल्ला ने याद दिलाई है अभी, कह रहे हैं कर्जा नहीं लुटाना है इसमें, इसमें कर्जा लुटाना है बिल्कुल। आए मिलकर इसका कर्जा लुटाते हैं और जवाब लेके आते हैं। आई इक्वल टू 1/1 प्लस वी स्क्वायर ए कॉस और बी थीटा किसके बराबर है, एल एन एक्स अपॉन ए के बराबर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ई की पावर थीटा किसके बराबर है, एल एन एक्स अपॉन ए के बराबर, प्लस ए बी साइन बी थीटा, थीटा किसके बराबर है, एल एन एक्स अपॉन ए के, और थीटा किसके बराबर है, एल एन एक्स अपॉन ए के, और प्लस का सी भी आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब कंप्लीट हुआ बेटा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, फिर मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है तो जल्दी किया करें काम, जल्दी जल्दी। फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। कोई बात नहीं राफे, हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट। 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 ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो कुछ सवाल हैं 2-3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, उनको थोड़ा होल्ड किया जाए। अभी माहौल ऐसा है कि मैं चाहूंगा कि कुछ आपको रिफ्रेशमेंट दी जाए, और वो रिफ्रेशमेंट नई एक्सरसाइज की सूरत में दी जाए, और ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद हम आपको वो वाले सवाल भी करवा देंगे। ये मेरा इरादा है। तो 6.10 मैंने शुरू करवाई है दूसरी जगह भी, तो मैं चाहता हूं कि वो हम शुरू कर दें। तो बताएं, रेडी हैं आप? वो सवाल हम करेंगे, कोई छोड़ नहीं रहे हैं, वो सवाल लाजमी हमने करने हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये वाले सवाल हम कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको ज़रा रिलैक्सेशन मिले।
आप बहुत हैवी हैवी सवाल कर रहे हैं जब से, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो निढाल होके गिरने लगे, तो मैंने कहा थोड़ी ऐसी चीज करवा दी जाए आपको। हाँ भाई, सही है। चलें, 6.10 पे आ रहा हूं मैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल, लेट्स गो। सीट बेल्ट बांध लें अपनी, हम उड़ने वाले हैं। तो जनाब, अब 6.10 जरा देखिएगा। 6.10 में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सबसे पहले। 6.10 शुरू करने से पहले मैं एक सवाल करता हूं बच्चों से, वही आपसे भी करूंगा क्योंकि आप भी बच्चे ही हैं। और वो सवाल ये है कि किस किस को इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर याद है? इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का क्या इंट्रोडक्शन दिया था आपको? यस, बिल्कुल, ये बताया था कि ये डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, और जब भी इंटीग्रल हटेगा तो पावर प्लस होगी। ओके, और इसके अलावा इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या बताया था मैंने? व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन और यूज क्यों होती है? कर्व्स की मेजरमेंट या कर्व का एरिया निकालना? एरिया अंडर द कर्व बताती है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हमारी जो 6.10 एक्सरसाइज है वो स्पेशली एरिया निकालने के लिए है, कि इसमें हमसे बाकायदा तौर पर वर्ड्स में कहा जाएगा कि आपने एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है। क्या निकालना है आपने? एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कुछ यूं है, फाइंड द एरिया above the x-axis under the following curves. Between the given ordinates, कुछ यूं दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू x और आगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, ठीक है। अब पहले फॉर्मूला सुन लें आप। इसका एक अपना फॉर्मूला है एरिया निकालने का। एरिया अंडर द कर्व is given by a equal to इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। ये है आपके पास फॉर्मूला। मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में, अभी देखते ही आपको याद हो गया होगा। क्या है? बस इंटीग्रल है, उसमें y dx है, और इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो हैं a और b। ठीक है, क्लियर है? a इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एरिया कहां से कहां तक निकालना है, यानी इनिशियल पॉइंट भी पता हो, फाइनल पॉइंट भी पता हो। सो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। ए जो है वो लोअर लिमिट कहलाती है, बी जो है अपर लिमिट कहलाती है। कर तो चुके हैं आप पहले ये, सही है? ठीक है।
ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, दो लिमिट्स पता होनी चाहिए और y फंक्शन पता होना चाहिए। तो देखें आपको दो लिमिट्स यहाँ दी जा रही हैं, ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 जो लिखा हुआ है, इसमें छोटी वाली वैल्यू जो है वो लोअर लिमिट होगी और बड़ी वाली वैल्यू जो है वो अपर लिमिट होगी, सही है। उसके अलावा आपको y चाहिए, तो क्या y गिवन है आपको सवाल में? यस, क्या आपको सवाल में y गिवन है? ये अंडर द फॉलोइंग कर्व्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर द कर्व लिखा हुआ है, CURV कर्व। क्या y मालूम है? y मालूम नहीं है, y आपके पास y स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे सिंस हमें दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहां से हमने अगर y निकालना है तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा यानी ये रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू, अब देखें रूट हटेगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। रूट हटेगा तो x की पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, तो हम लिखेंगे नाउ, अब इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, a इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट है, तो हमारे पास लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3, तो हम नीचे लिखेंगे 1 और हम ऊपर लिखेंगे 3, और फिर उसके बाद है y की वैल्यू क्या है, x की पावर हाफ, y की जगह आ जाएगा x की पावर हाफ, ठीक है, और dx, x की पावर हाफ dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। जी रुहेल क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये x की पावर हाफ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग a इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x की पावर हाफ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या तरीका है? जी किसी को नहीं पता कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या तरीका होगा? यस बिल्कुल, पावर में +1 करेंगे, x की पावर हाफ +1 और नीचे भी हाफ +1 और लिमिट लगा देंगे 3 और 1, सही है, लिमिट लगा दी हमने। अब क्या होगा, a इक्वल टू एक्स की पावर हाफ +1 का मतलब 3/2, हाफ +1 का मतलब 3/2 और ये 3 और 1, ठीक है। a इक्वल टू डिवाइड से बेटा मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये जो 3/2 है ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, और x की पावर 3/2, 3 और 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 2/3 क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये हमने कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई बात समझ में? अब बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर 3/2, कौन बताएगा? जी बेटा, ऐसा ही है, a इक्वल टू 2/3। अब देखें ये जो 3/2 लिखा हुआ है, इस 3 को हम 3 के ऊपर लिख लेंगे, बाकी बचेगा 1/2। तो इस 3 को हमने अंदर ले लिया और उसके ऊपर लिख दिया हमने 1/2। देखें 3 1 3 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है, पावर को ब्रेक करके लिख दिया। और आगे लिखा हुआ है -1 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो आगे हमने लिखना है -1, ठीक है।
ए इक्वल टू 2/3। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 ना, तो 3 का क्यूब हमने लिख दिया 27। और पावर हाफ उसके ऊपर लगी हुई है, पावर हाफ बराबर होता है रूट के, तो पावर हाफ की जगह हम लिख देंगे रूट माइनस का 1। ठीक है, 27 का रूट वैसे तो नहीं निकलता, पॉइंट में होता है, लेकिन अगर इसको हम फैक्टर्स में निकालना चाहें तो 27 का रूट हमारे पास आता है 3√3। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। यहां पर भी छोड़ सकते हैं इसको, और 2/3 को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी है, ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अब ये एरिया आया है, एरिया की जो यूनिट होती है वो आपने देखा होगा इस तरह होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी जो भी यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो हम यहां पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। बताएं मुश्किल है आसान है? इतने सारे बड़े बड़े सवालों के बाद ये कैसा लग रहा है आपको? कहां पे शहजादे? 3 से 3 कैंसिल जब होगा जब आप 2/3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने मल्टीप्लाई करवाया ही नहीं है। देख लें इसको, स्टार्ट से देख लें और लिख लें अपने पास पर। अच्छा जी, राफे ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिल बाग बाग हो रहा है, ऐसा ही है। सेकंड, सेकंड स्लाइड। हाँ खलील, ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट। हाँ मैं उर्दू में लिखी है, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट। सही है भाई। ओके, टेस्ट का भी बता देते हैं आपको साथ साथ, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टेस्ट जो आपका होगा उसमें 3 एक्सरसाइजेस शामिल हैं, 6.6, 6.7 और 6.10। टेस्ट का जो आपका सिलेबस है उसमें 3 एक्सरसाइजेस शामिल हैं, एक्सरसाइज 6.6, 6.7 और 6.10। ये इसकी आपने तैयारी करनी है तीनों एक्सरसाइजेस की। ठीक है, जो भी आपको स्केड्यूल दिया जाएगा उस टाइम पे टेस्ट होगा, और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी। सिलेबस ये है, इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, अच्छा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 है आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। ठीक है, चलें जनाब, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर हमने इसमें एरिया निकालना है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो क्या हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है? क्या y की वैल्यू है?
बिल्कुल y की वैल्यू मौजूद है, पहले तो y स्क्वायर दिया गया था, अब ये y की वैल्यू दी हुई है पूरी, 3 टर्म्स पर मुश्तमिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। ठीक है, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट, a की जगह 0 और b की जगह 1 आएगा। y क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और ये dx ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब बताएं क्या करेंगे आगे, ये इंटीग्रल और dx के दरमियान 3 टर्म्स आ गई तो क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे सबको। ठीक है, इंटीग्रल और dx के साथ। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 तक लिमिट एक्स स्क्वायर dx, सही है, और फिर माइनस इंटीग्रल 0 से 1 और 2x dx, उसके बाद फिर प्लस इंटीग्रल 0 से 1 5 और dx। ठीक है, a इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx माइनस, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, बचेगा 0 1 x dx प्लस ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा 0 1 और dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, और a इक्वल टू, अब देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा आपको पता है, पावर में प्लस वन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसके ऊपर है 1 0 माइनस 2, एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसके ऊपर है हमारे पास 1 और 0, फिर प्लस 5, dx का इंटीग्रल क्या है x और 1 और 0। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करने से पहले जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, इस 3 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 और एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब, ठीक है, और 1 0 1 0, ठीक है, माइनस 2, और ये डिवाइड में है 2, इसको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर और 1 और 0। ठीक है, फिर प्लस 5 यहाँ बचा आपके पास x 1 और 0। ठीक है, समझ आई बात। अब देखें 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, अब जो बचा है पहले वो लिख देते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब 1 0 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 0, फिर प्लस 5, फिर x, फिर 1 0। ठीक है बेटा, अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है इस पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, इस पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, और इस पर भी होगा, तो यहां हम लिखेंगे यूं, अपर लिमिट का मतलब है 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का मतलब 0 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा बताएं यहां तक बात क्लियर हो गई है सबको, कोई इशू तो नहीं है, समझ में आई बात। ओके जनाब, a इक्वल टू 1 अपॉन 3
1/3। 1 का क्यूब 1 होता है और 0 का क्यूब तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसको इग्नोर कर देंगे, खाली ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 बचेगा। फिर आगे माइनस माइनस 1² माइनस 0² क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो यहां पर खाली लिख देंगे 1। और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे आगे प्लस का 5। 1/3 1 से टकराएगा तो 1/3 हो गया। 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, क्या आएगा एलसीएम 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 4 जा 12, तो ए कितना आ गया 13/3। अब देखें जो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो फिर उसको डिवाइड करके होल नंबर में चेंज करते हैं। तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, क्या बचेगा 1। तो ये क्या बन गया, ए इक्वल टू 4 होल और 1/3। 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पास एरिया हो गया, ठीक है। ये क्यों किया हमने, ऊपर हमारे पास वैल्यू बड़ी थी, न्यूमरेटर बड़ा था, तो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो क्या होता है जनाब, फिर हम उसको डिवाइड करके होल नंबर में चेंज कर देते हैं। सही है, क्लियर है बात। ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। जी बेटा बताएं, समझ में आया है सवाल। बस इसमें 3 टर्म्स दे दी थी तो उसके हिसाब से हमने किया। ये फर्स्ट स्लाइड है, देख लें। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ठीक है। फर्स्ट मैं दिखा देता हूं दोबारा, ये लीजिए। सही है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कुछ इस तरीके से। उसमें कहते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू π/6 और x इक्वल टू π/2। सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताएं क्या इसमें y की वैल्यू गिवन है या y गिवन है इसमें। ओके, y गिवन है तो हम यहां लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रल a से b तक लिमिट
वाई डी एक्स, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट, सॉरी ए और बी पुट कर देंगे इसमें। हमारे पास दो लिमिट्स हैं बेटा, पाई बाय 6 और पाई बाय 2। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? यस, पाई बाय 6 किसके बराबर होता है आपको पता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मतलब होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करें आप, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये पाई बाय 6 30 है और पाई बाय 2 90 होता है। तो पाई बाय 2 बड़ा हुआ, पाई बाय 6 छोटा है, तो पाई बाय 6 हम लोअर लिमिट की जगह लिखेंगे। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे पाई बाय 6 और ऊपर लिख देंगे पाई बाय 2। ठीक है, और y की जगह फंक्शन लिख देंगे, y की जगह साइन x और आगे है dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल लेने का क्या तरीका है? साइन x का, साइन x का अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x। ठीक है, ऊपर है पाई बाय 2, नीचे है पाई बाय 6, पाई बाय 2 और पाई बाय 6। ये जो माइनस है बेटा, हम इस माइनस को पहले ही बाहर निकाल लेंगे लिमिट लगाने से पहले। cos x पाई बाय 2 और पाई बाय 6। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। क्या कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट? अपर लिमिट, अपर लिमिट लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट यानी पाई बाय 6। ओके, माइनस ऐसे ही रहा। cos पाई बाय 2 कितना आता है बताएंगे जरा? यस, cos पाई बाय 2 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो, ये हो गया जीरो, माइनस cos पाई बाय 6 कितना होगा? अंडर रूट 3/2, बिल्कुल अंडर रूट 3/2। अच्छा, अब ये जीरो तो इग्नोर कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और ये आ जाएगा प्लस का रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। आपके पास जो एरिया आया रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। बताएं इसमें कुछ पूछना है आपको? समझ में आई बात? ये देख लें, इसकी दो ही स्लाइड है, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो ले लें। नेक्स्ट, इसीलिए तो करवा रहा हूं ये 6.7 के बाद राफे। ठीक है, अच्छा एनी क्वेश्चन? 4 मैं ही करवाऊंगा खुद इसका। 5 जो है ना, 5 अगर आप देखें बुक में, y इक्वल टू 3x4 माइनस 2x³ प्लस 1, तो 5 बिल्कुल 2 के जैसा है। 5 बिल्कुल 2 के जैसा है बेटा, तो 5 आप खुद करेंगे, 5 आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, 4 कल मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा थैंक यू बेटा रेयान, अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मैंने जो टेस्ट का बताया वो याद रखिएगा। 3 एक्सरसाइजेस दिए आपको, 6.6, 6.7 और 6.10, उसकी तैयारी करें। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें।
अदरवाइज हम यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना। चले ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।